नमस्कार। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं सह शिक्षिका श्रीमती कड़वे एएस आज कक्षा 10वीं का हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। आज के लेक्चर नंबर 13 में हम रीढ़ की हड्डी इस पाठ का दूसरा भाग देखेंगे। पाठ के अंतर्गत सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे, उसके बाद लेखक परिचय लेंगे, उसके बाद पाठ का परिचय लेंगे और पाठ के अंतर्गत जो कठिन शब्द है उनके अर्थ भी देखेंगे। सबसे पहले जगदीश चंद्र माथुर जी का परिचय लेंगे। इनका जन्म 1917 में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ, मृत्यु 1978 में हुई। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है: कोणार्क, पहला राजा, भोर, कतारा, शारदिया आदि। गद्य संबंधी थोड़ा सा देखेंगे। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया हुआ है। अब हम रीढ़ की हड्डी इस पाठ का दूसरा भाग शुरू करने से पहले भाग में हमने क्या क्या देखा वो संक्षेप में देखेंगे। गोपाल प्रसाद जी और शंकर रामस्वरूप जी के घर आते हैं उनकी पुत्री उमा को देखने के लिए। वो उनके आवभगत में कोई कमी नहीं रखते हैं और उमा वहाँ पर ट्रे हाथ में लेकर आती है। और जैसे ही उमा को शंकर और गोपाल प्रसाद जी देखते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि उमा के चेहरे पर उनको चश्मा दिखाई देता है। अब आगे देखिए, गोपाल प्रसाद और शंकर जी एक साथ कहते हैं चश्मा। वो एकदम चौंक जाते हैं उमा के चेहरे पर चश्मा देखकर। रामस्वरूप जी ज़रा सब पका कर कहते हैं, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लगी थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। अब देखिए, लड़की को देखने आए हैं तो लड़की एकदम सुंदर चाहिए, उसको चश्मा नहीं चाहिए, और चश्मा लगा है तो शायद वो पढ़ी लिखी हो सकती है। ऐसे कुछ दकियानुसी विचार गोपाल प्रसाद के और शंकर जी के हैं और इसीलिए वो चौंके हुए हैं। लेकिन रामस्वरूप ज़रा सफाई फेरने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि उमा की आंखें दुख रही थी पिछले महीने, इसलिए कुछ दिनों के लिए डॉक्टर ने उसको चश्मा लगाने के लिए कहा हुआ है। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि कहीं पढ़ाई लिखाई की वजह से तो ये चश्मा नहीं लगा है। रामस्वरूप जी कहते हैं, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज़ किया ना, मैंने अभी बताया ना कि ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई लिखाई की वजह से नहीं तो बल्कि उसकी आंखें ऐसे ही दुख रही थी तो कुछ दिनों के लिए उसको चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, हूँ। संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में कहते हैं, बैठो बेटी। रामस्वरूप कहते हैं, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे के पास। उमा बैठती है। अब वहाँ पर हारमोनियम रखा हुआ है, सितार रखा हुआ है और वो अब उसको उन मेहमानों के सामने बजाना है, इसलिए रामस्वरूप उसको वहाँ पर बैठने के लिए कहते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं। अब देखिए, जैसे उमा उस तख्त पर जाकर बैठती है तब तक गोपाल प्रसाद उसकी चाल भी देखते हैं, कहते हैं कि हाँ ठीक है, चाल में कोई खराबी नहीं है, चेहरे पर भी छवि है, मतलब अच्छी है दिखने के लिए उमा। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है। अब वो उसको सवाल जवाब कर रहे हैं। रामस्वरूप जी कहते हैं, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी बजाती है, सुनाओ तो उमा एकाध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मेरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। अब देखिए, लड़की देखने आए हैं, लड़के वाले लड़की की हर तरह से परीक्षा लेना चाहते हैं, वो दिखने में कैसी है, वो चलती कैसे है, कहीं लंगड़ी तो नहीं है, कहीं अंधी तो नहीं है, और गाना बजाना आता है या नहीं, ये सारी चीज़ें वो चेक कर रहे हैं। उमा से वो गाना भी गवाते हैं। लेकिन जैसे ही उमा संत मीराबाई का एक मशहूर भजन गाती है और गाते गाते जैसे ही उसकी नज़र शंकर से मिलती है तो वो एकदम झेप जाती है और अपना गाना रोक देती है। रामस्वरूप अपनी बेटी से कहते हैं, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। अब गोपाल प्रसाद भी कहते हैं कि ठीक है, इतना गाया बहुत है और आपकी बेटी बहुत अच्छा गाती है। उमा सितार रख देती है और अंदर जाने के लिए बढ़ती है। गोपाल प्रसाद जी उसको कहते हैं, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप जी कहते हैं, थोड़ा और बैठी रहो उमा।
उमा अपने पिताजी की बात सुनती है और वहीं पर बैठी रहती है। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप रहती है, कोई भी जवाब गोपाल प्रसाद को वो नहीं देती है। रामस्वरूप कहते हैं, हाँ वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। अब रामस्वरूप अपनी बेटी का गुणगान कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसने जो जो बनाया है वो बताने की कोशिश वो गोपाल प्रसाद से कर रहे हैं। और दीवार पर टंगी हुई तस्वीरें भी वो उनको दिखाते हैं कि ये सारी तस्वीरें मेरी बेटी उमा ने ही बनवाई हैं। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप कहते हैं, सिलाई तो सारे घर की इसी के ज़िम्मे है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। अब रामस्वरूप बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं कि सारे घर के काम उमा करती है, सिलाई बुनाई भी उमा ही करती है। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते थे? उमा चुप रहती है। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सक पकाते हैं। रामस्वरूप कहते हैं, जवाब दो उमा। हाँ हाँ, ज़रा शर्माती है, इनाम तो इसने। अब देखिए, प्रत्येक हर एक चीज़ जो गोपाल प्रसाद पूछ रहे हैं उनके जवाब उमा के बजाय रामस्वरूप जी दे रहे हैं। उमा एकदम शांत बैठी है। रामस्वरूप जी भी चाहते हैं कि उमा जवाब दे, लेकिन उमा जवाब नहीं देते हैं। उसके पिताजी ही उसके बारे में सब बातें बता रहे हैं, लेकिन अब उनको भी ये चीज़ खटक रही है। लेकिन फिर भी रामस्वरूप जी गोपाल प्रसाद जी से कहते हैं कि वो ज़रा शर्माती है, इसलिए कुछ बता नहीं रही है। वैसे देखा जाए तो उसने भी काफ़ी सारे इनाम जीते हुए हैं। गोपाल प्रसाद ज़रा रुखी आवाज़ में कहते हैं, ज़रा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। अब कब से शांत बैठी हुई उमा को देखकर गोपाल प्रसाद को अच्छा नहीं लगा, और वो कहते हैं कि ये भी तो जवाब दे सकती है, इसने भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप कहते हैं, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। अब रामस्वरूप ज़रा बाजू संभालने की कोशिश करते हैं, अपनी बेटी को बोलने के लिए कहते हैं। तब उमा कहती है, हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में बोलती है, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तो तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। अब उमा हल्की आवाज़ में बोलती है, लेकिन बहुत तीखी आवाज़ में अपने पिताजी से कहती है कि जब कुर्सी मेज घर का सामान बिकता है तो उससे पूछा नहीं जाता कि तू बिकना चाहता है या नहीं, मैं भी उसी के समान हूँ। आप बोलचाल कर रहे हैं और मैं खामोश बैठी हुई हूँ। रामस्वरूप एकदम से चौंक कर खड़े हो जाते हैं और ज़ोर से उमा उमा कहते हैं। उमा कहते हैं, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद जी ताव में आकर बोलते, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था। अब गोपाल प्रसाद को भी गुस्सा आ जाता है। उमा तेज़ आवाज़ में कहती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। शंकर कहता है, बाबूजी चलिए। अब गोपाल प्रसाद और शंकर को भी गुस्सा आता है कि उमा ऐसे कैसे बात कर सकती है, और उमा को भी गुस्सा आ रहा है कि इतनी देर से ये नाप तोल कर रहे हैं। उमा अच्छे से चल सकती है या नहीं, उमा गा सकती है या नहीं, उमा सिलाई बुनाई जानती है या नहीं, इस प्रकार की जो नापतोल चल रही है ये भी उमा को पसंद नहीं आ रही थी। और उमा को इसके बारे में बोलना अब गोपाल प्रसाद और शंकर को भी बस पसंद नहीं आया, और इसलिए वो वहाँ से निकलने लगे। गोपाल प्रसाद कहते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? अब ज़रा गोपाल प्रसाद को उस उमा की बातों से लग रहा था, और इसलिए वो कहते हैं कि तुम कॉलेज में पढ़ी हो। तब रामस्वरूप जी एकदम से चुप हो जाते हैं। उमा कहती है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने BA पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छुपाकर भागे थे। अब उमा शंकर को पहले से जानती है। शंकर ने जो कांड कॉलेज के हॉस्टल में किया था, जो बदतमीज़ी की थी लड़कियों के हॉस्टल में, और उसकी वजह से वो पकड़ा गया था, और फिर मार पड़ते पड़ते वो बच गया था। नौकरानी के पैर पड़कर माफ़ी मांगकर वो वहाँ से निकल गया था मुंह छुपाकर। ये सारी बातें उमा को पता है, और वो अब गोपाल प्रसाद, रामस्वरूप और शंकर के सामने वो सारी बातें वहाँ पर बोल देती है।
रामस्वरूप चाहते हैं कि उमा शांत हो जाए, इसलिए वो उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि गुस्से में एकदम कहते हैं कि बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए अब गोपाल प्रसाद को रामस्वरूप ने झूठ कहा था कि उमा सिर्फ मैट्रिक पास है, लेकिन हालांकि देखा जाए तो वो ग्रेजुएट है, बीए हो चुकी है। और ये बात जब गोपाल प्रसाद को पता चल रही है तो वो उनको बहुत गुस्सा आता है और वो दरवाजे की ओर बढ़ने लगते हैं। उमा कहती है, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। अब उमा ने उस लड़के की पोल खोल दी है, लड़की के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। उसका सब कुछ सही होना चाहिए, वो खूबसूरत होनी चाहिए, उसके घर के हर एक काम उसको आना चाहिए और लड़की कम पढ़ी लिखी भी चाहिए ताकि वो ज़्यादा बात ना कर सके। लेकिन हालांकि देखा जाए तो गोपाल प्रसाद जी का जो लड़का है शंकर, उसमें काफ़ी सारी खामियां होने के बावजूद वो उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको लड़की एकदम घरेलू चाहिए, बिना पढ़ी लिखी। उमा को ये बात खटकती है और उमा कहती है कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं। वो तो पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा नहीं है और उसने खुद की कैसी बेइज्जती कर रखी है। इसकी वजह से वो कहते हैं कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं, वो ज़रा देख लीजिए। और इस प्रकार यह नाटक यहीं पर ख़त्म होता है। और उमा जो आजकल की पढ़ी लिखी लड़की है, वो खुद के स्वाभिमान को रखने के लिए और गलत का विरोध करने के लिए खड़ी हो उठी है। ये सब शिक्षा के कारण है, वो शिक्षित है इसलिए वो ये कदम उठा पाई और शंकर जैसे लड़के से उसकी शादी होने से बची, सिर्फ उसके बोलने से, उसकी शिक्षा की वजह से। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी यह पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। लेक्चर नंबर 14 में हम ठेस यह पाठ देखेंगे। धन्यवाद।